मूवी की शुरुआत में हमें 1972 का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर हम सीबस और जूलियन नाम के दो बच्चों को आपस में मार्बल के लिए झगड़ते हुए देखते हैं। लेकिन तभी उनका एक मार्बल गलती से सामने वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है, जिससे वो दोनों बच्चे काफी डर जाते हैं। सीबस जूलियन को मना करता है कि आगे मत जाना, लेकिन जूलियन सीबस की बात नहीं मानता और वो मार्बल लेने के लिए सामने वाले फ्लैट के अंदर चला जाता है। अब अंदर जाकर जूलियन देखता है कि उसका मार्बल एक चेयर के पास गिरा हुआ था, जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी होती है। वो डरता हुआ उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत पीछे मुड़ती है, जिसका डरावना चेहरा देखकर वो काफी डर जाता है और फिर जूलियन समहाउ वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब इसके बाद हम 4 साल बाद का सीन देखते हैं, यानी कि 1976 का, जिसके अंदर हम ओल्मेडो फैमिली को देख पाते हैं, जो कि गांव से अपना सब कुछ बेचकर मैड्रिड के मलासना 32 हाउस में शिफ्ट होते हैं और इसी के ऊपर बेस्ड ये कहानी है। और ये वही घर था जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर, अब इस परिवार के अंदर हम कंदेला और मनोलो नाम के एक शादीशुदा जोड़े को देखते हैं और उनके 3 बच्चे थे, जिनके नाम अम्पारो, पेपे और राफेल होता है। बच्चों के अलावा मनोलो के फादर फर्मिन भी इनके साथ ही मलासना 32 हाउस में रहने के लिए आए थे। लेकिन वो जैसे ही सामान लेकर टैक्सी से उतरते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि इस घर में जरूर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। अब वो बिल्डिंग के बाहर से ही अम्पारो को ऊपर वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए ये बताते हैं कि उन्हें इस घर से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता और फिर सभी लोग शिफ्टिंग के काम में लग जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग ये सोचते हैं कि शायद अपना पुराना घर छोड़ने के दुख में फर्मिन को इस नए घर से नेगेटिव फीलिंग आ रही होगी। दूसरी तरफ अम्पारो भी अपने गांव वाले बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है, लेकिन उसे मालूम था कि अगर उसको एयर होस्टेस बनना है तो उसकी तैयारी के लिए उसे मैड्रिड में ही रहना होगा। अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि पेपे जैसे ही अपने कमरे में जाता है, उसे सामने वाली खिड़की पर एक बेहद खूबसूरत लड़की नजर आती है, जो कि लेटर्स के जरिए ये बताती है कि उसका नाम क्लेरा है। खैर, दूसरी तरफ शिफ्टिंग के दौरान ही अम्पारो ये देखती है कि कबर्ड में ढेर सारे पुराने गाउन्स पड़े हुए हैं, जो कि पिछले ओनर के होते हैं। जिसके बाद में अम्पारो अपने ग्रैंडफादर फर्मिन और अपने भाई राफेल के जॉइंट कमरे में जाती है, जहाँ पर उसको पता चलता है कि वहाँ पर बस राफेल अकेला बैठा है। जिसके बाद में वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, तभी अचानक से ही राफेल का कमरा अपने आप बंद हो जाता है, यानी कि उसका दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया था। अम्पारो से काफी डर जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तब वो दरवाजे के नीचे से अंदर झांकती है, जिसके बाद उसे अंदर एक चुड़ैल के पैर नजर आते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव शक्ति मौजूद थी। अब चुड़ैल के पैरों को देखते ही अम्पारो चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसके बाद परिवार के बाकी सदस्य भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर सभी मिलकर बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही सभी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर राफेल खिड़की से बाहर की तरफ पैर करके अकेला बैठा हुआ था। जिसके बाद मनोलो बिल्कुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़कर उसको खिड़की से नीचे गिरने से बचाती है। अब पहला ही दिन इतना स्ट्रेसफुल था, लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन मनोलो और कंदेला काम पर निकल जाते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि मनोलो एक मैकेनिक है और कंदेला एक सेल्स वुमन है। दूसरी तरफ अम्पारो अपनी एयर होस्टेस की कोचिंग के लिए घर की फोन डिक्शनरी में नंबर ढूंढ रही थी कि तभी उसे वहाँ पर सुजाना नाम की एक औरत का नंबर लिखा मिलता है। लेकिन इससे पहले कि वो सुजाना के बारे में कुछ सोचती, उसको राफेल की आवाज सुनाई देती है, जो कि खुद से ही बात कर रहा था। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर राफेल घर में मौजूद स्पिरिट से बात कर रहा होता है, लेकिन अम्पारो इस चीज को नहीं समझ पा रही थी और वो तभी अपने ग्रैंडफादर को घर से बाहर की तरफ जाता हुआ देखती है। जिसके बाद वो भी अपने ग्रैंडफादर के पीछे पीछे घर से बाहर चली जाती है। इसी दौरान किचन में अकेला बैठा राफेल वहाँ पर एक मार्बल को देखता है और ये मार्बल वही था जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो अब उस मार्बल का पीछा करते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर हमने वहाँ पर उस बूढ़ी औरत को शुरुआत में देखा था। राफेल ये देखता है कि अचानक से कमरे में रखा हुआ टीवी अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसके अंदर से एक कार्टून कैरेक्टर नजर आता है, जो कि राफेल से ये कहता है कि तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे, जल्दी ही मेरी एक दोस्त तुमसे मिलने आएगी, तुम उसके साथ चले जाना। और इस चीज से राफेल बेहद डर जाता है और वो तुरंत ही टीवी को बंद कर देता है। लेकिन तभी उस कमरे में रखी हुई चेयर हिलने लगती है और फिर अचानक से टीवी के अंदर से 2 खतरनाक हाथ बाहर निकलते हैं, जो कि राफेल को लेकर गायब हो जाते हैं। मीनवाइल अम्पारो अपने ग्रैंडफादर को बाहर से पकड़कर घर के अंदर लेकर आती है, जिसके बाद उसको पता चलता है कि राफेल मिसिंग हो चुका है। अब पुलिस को बुलाया जाता है, जो कि तुरंत ही आस पड़ोस की छानबीन में लग जाती है और अम्पारो को छोड़कर फैमिली के बाकी लोग भी राफेल को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये सब तो चल ही रहा होता है कि इतने में घर में मौजूद लैंडलाइन के ऊपर एक कॉल आने लगता है, जिसे देखकर अम्पारो काफी डर जाती है और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी तक लैंडलाइन का कनेक्शन लिया ही नहीं था और ऐसे में ये कैसे पॉसिबल था कि एक ब्रोकन लाइन
लाइन पर कॉल आए। खैर अम्पारो डरते हुए कॉल रिसीव करती है और दूसरी तरफ से उसको राफेल की आवाज आती है जो कि रोते हुए मदद मांग रहा होता है और फिर अचानक से ही कॉल कट हो जाता है। अब यहाँ अम्पारो कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही उसे सामने वाले घर से राफेल की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए वहाँ पर जाती है और वहाँ का दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन वो घर तो सालों से बंद था और इसलिए फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर उस घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और घर के अंदर जाते ही सभी लोग राफेल को ढूंढने लगते हैं। अम्पारो भी अब एक कमरे के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक पर्दे के पीछे राफेल की परछाई नजर आती है। वो जैसे ही आगे बढ़कर पर्दा हटाती है तो उसे वहाँ पर एक डरावनी सी बूढ़ी औरत नजर आती है जो कि उसका हाथ पकड़ लेती है। वो तुरंत ही डर से चिल्लाना चीखना शुरू कर देती है, जिसके बाद में उसके मदर एंड फादर आकर उसको बचाते हैं। अब जैसे तैसे रात बीतती है और अगले दिन अम्पारो को याद आता है कि उसने फोन डिक्शनरी के अंदर सुजाना का नंबर देखा था। वो सोचती है कि शायद उसे सुजाना से कुछ मदद मिल पाएगी, इसलिए वो उसको कॉल करती है। लेकिन जैसे ही वो कॉल पर बताती है कि वो मलासना 32 से बात कर रही है, सामने से कॉल कट हो जाता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि पेपे सामने वाली खिड़की पर रहने वाली क्लैरा से लेटर्स के जरिए बात तो करने लगा था, लेकिन क्लैरा उसे पहले दिन के बाद से आज तक दिखी नहीं थी। लेटर्स के जरिए क्लैरा पेपे को बताती है कि उसका भाई राफेल बिल्कुल ठीक है और अगर वो अपने भाई के बारे में जानना चाहता है तो वो उसको बेसमेंट में आकर मिले। पेपे अब बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसको क्लैरा मिलती है और वहाँ पर वो उसके साथ में रिश्ता बनाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी पेपे सामने रखे हुए मिरर में ये देखता है कि वो जिस लड़की के साथ है वो असल में एक बूढ़ी औरत की स्पिरिट है, यानी कि वही स्पिरिट जो इनको डरा रही थी। वो काफी ज्यादा डर जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि अम्पारो को अचानक से ही वॉमिट होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो वॉशरूम में जाकर नोटिस करती है कि उसके पेट पर किसी के पंजे के निशान थे और ऐसा क्यों है इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब यहाँ हमको पता चलता है कि अम्पारो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में पल रहा बच्चा उसके बॉयफ्रेंड का था जो कि उसके गाँव वाला था और वो अपने सपनों के लिए यहाँ पर आ गई थी। खैर इसके बाद में अम्पारो किचन की तरफ पानी लेने जाती है, लेकिन वहाँ पर किचन के दरवाजे में लगे हुए शीशे के जरिए वो ये देखती है कि किचन के अंदर वही डरावनी बूढ़ी औरत खड़ी है। वो डरते हुए किचन का दरवाजा खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अंदर उसके ग्रैंडफादर खड़े हुए थे जिन्हें उस बूढ़ी औरत की आत्मा ने पसेस कर लिया था। अम्पारो डरते हुए किचन के अंदर जाती है कि तभी उसके ग्रैंडफादर राफेल की आवाज में ये कहते हैं कि कॉल रिसीव करो, और उनके इतना कहते ही घर के उसी ब्रोकन लैंडलाइन के ऊपर कॉल आने लगता है। अम्पारो कॉल रिसीव करती है और दूसरी तरफ से उसे फिर से राफेल की आवाज आती है और इस बार वो श्योर हो जाती है कि ये कॉल सामने वाले फ्लैट से ही आ रही थी। जिसके बाद में अम्पारो अकेले ही सामने वाले फ्लैट में चली जाती है जहाँ पर उसे सामने लगी हुई एक बड़ी सी घड़ी दिखती है और उसके अंदर राफेल का हाथ निकलता हुआ नजर आता है। अम्पारो तुरंत ही उस घड़ी को तोड़ देती है और अपने भाई को वहाँ से निकाल कर घर लेकर आती है और यहाँ पर इसका भाई इस घड़ी के अंदर क्यों था इसका जवाब भी हमको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। घर आने के बाद में राफेल पूरी तरह से सदमे में होता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता। उसी रात कंदेला राफेल के साथ उसके रूम में सोने जाती है कि तभी उसे कमरे में किसी कोने के अंदर उसी बूढ़ी औरत की आत्मा नजर आती है, जिससे डरकर कंदेला चिल्लाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अम्पारो अपने पेट में पल रहे बच्चे से परेशान होकर मरने का सोचती है और वो एक ग्लास में जहर डालकर उसको जैसे ही पीने वाली होती है तुरंत ही बिजली चली जाती है और वो ग्लास अपने आप टूट जाता है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वहीं दूसरी तरफ पेपे को ढेर सारे लेटर्स आने लगते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ था कि तुम मेरे हो। अब घर के अंदर एक साथ हो रही इन सभी घटनाओं से डरकर अल्मेडो फैमिली उस घर को छोड़कर भाग जाती है और वो रात होटल के अंदर बिताते हैं। सुबह होते ही मनोलो और कंदेला घर को बेचने और लोन के सेटलमेंट के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन वहाँ उनको ये पता चलता है कि घर को बेचने के लिए पहले उनको लोन चुकाना होगा, जो कि काफी ऑब्वियस था। अब क्योंकि वो लोग गाँव के थे इसलिए उनको इस चीज के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी और बैंक ने भी उनको हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं समझाई थी और ऑब्वियस सी बात है कि लोन चुकाने के लिए उनके पास फिलहाल पैसे नहीं होते, यानी कि अब इस घर के अंदर रुकना उनकी मजबूरी हो गई थी। अब घर आने के बाद कंदेला को ये याद आता है कि एक दिन वो काम के दौरान लोला नाम की एक स्पेशल चाइल्ड से मिली थी। अब देखो यहाँ पर गुत्थम गुत्था कोई भी नहीं करेगा, सब लाइन वाइज यहाँ पर लिखेंगे जो लिखना है। और ये स्पेशल चाइल्ड है कैसे, तो वो स्पिरिट से बात करने का काम किया करती थी। कंदेला उसको अपनी आखिरी उम्मीद समझकर उसे मलासना 32 में लेकर आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अम्पारो फोन डिक्शनरी वाली सुजाना से मिलने उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि उसके घर में भी उसी खूबसूरत औरत की तस्वीर लगी हुई थी जो कि उसने मलासना 32 में शिफ्टिंग के वक्त देखी थी। यहाँ अम्पारो के पूछने पर सुजाना उसको बताती है कि वो उसकी बहन क्लारा की फोटो है। और दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि क्लारा वही लड़की थी जिसको पेपे लेटर्स के जरिए बात
बात किया करता था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। यहाँ पर सुजाना ये बताती है कि मलासना 32 के अंदर उन्हें जिस बूढ़ी औरत की आत्मा दिखाई देती है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही बहन क्लैरा है। असल में क्लैरा बचपन में एक लड़का था, जी हाँ, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके अंदर लड़कियों वाले लक्षण आने लगे थे जिसे क्लैरा और सुजाना के पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और फिर एक दिन उन्होंने क्लैरा को बेसमेंट में एक लड़के के साथ रिश्ता बनाते हुए पकड़ लिया था। और यही रीजन था कि क्लैरा जो होता है वो पेपे के साथ में रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था बेसमेंट के अंदर, यानी कि उसकी स्पिरिट। तो भाई यहाँ पर क्लैरा कोई लड़की नहीं थी बल्कि वो एक लड़का था जिसके अंदर लड़की जैसी फीलिंग्स थी, यानी कि वो एक ट्रांसजेंडर था। अब देखो जब उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा तो उसके बाद शर्मिंदगी के चलते और उससे बचने के लिए उन्होंने क्लैरा को उसके रूम में लगी हुई बड़ी सी घड़ी के अंदर बंद कर दिया था। और ये वही घड़ी होती है जिसके अंदर राफेल को क्लैरा ने कैद करके रखा था। और मैंने आपको बोला था कि उसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो यही रीजन था उसका, क्योंकि क्लैरा के पेरेंट्स ने भी उसको वहां पर रखा था। खैर अब सुजाना आगे ये बताती है कि पेरेंट्स के बार बार पनिशमेंट दिए जाने के बावजूद भी क्लैरा नहीं सुधर रहा था और वो मौका मिलते ही लड़कियों की तरह सजने धजने लगता था। इसके अलावा यहाँ पर जब क्लैरा बड़ी हुई थी तब वो माँ भी बनना चाहती थी, लेकिन क्लैरा की इन सब बढ़ती मांगों से परेशान होकर अंत में उसके पेरेंट्स ने खुद को ही खत्म कर लिया। अब पेरेंट्स के जाने के बाद में सुजाना ने क्लैरा को ही अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार समझा और वो उसे मलासना 32 में अकेला ही छोड़कर इस नए घर में शिफ्ट हो गई थी। ऑब्वियसली उसके बाद में उसकी मौत हो गई। सुजाना यहाँ पर अम्पारो को ये भी बताती है कि क्लैरा को शुरू से एक बच्चा भी चाहिए था, इसलिए पहले उसने राफेल को अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन जब उसे अम्पारो के पेट में पल रहे बच्चे के बारे में पता चला तो उसने राफेल को छोड़कर इस अजन्मे बच्चे को अपना शिकार बनाने का ठान लिया। और यही रीजन था कि उसके पेट के ऊपर स्क्रैच के निशान थे। बेसिकली क्लैरा ने उसके बच्चे को मार्क कर दिया था कि वो उसका होने वाला है। अब क्लैरा का पूरा सच जानने के बाद में अम्पारो घर के लिए रवाना हो जाती है। मीनवाइल हम देखते हैं घर के अंदर जाते ही क्लैरा की स्पिरिट लोला को पदस कर लेती है और फिर वो घर में मौजूद सभी लोगों को राफेल से दूर धकेल देती है। अब उसके शरीर के अंदर मौजूद क्लैरा राफेल की तरफ बढ़ने लगती है और वो जैसे ही राफेल को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर अम्पारो आ जाती है, जो कि क्लैरा को ये समझाने की कोशिश करती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था और वो इसके लिए क्लैरा से माफी भी मांगती है। लेकिन इससे क्लैरा का सालों का गुस्सा शांत नहीं होता और वो राफेल को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। अब इस मोमेंट तक क्लैरा को फर्क नहीं पड़ता कि उसे कौन सा बच्चा चाहिए, उसे बस एक बच्चा चाहिए था। जिसके बाद अम्पारो पास में ही पड़े हुए कांच के टुकड़े से अपने पेट को काटने वाली होती है और यहाँ पर अम्पारो को ये मालूम था कि क्लैरा को उसका बच्चा चाहिए, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करने वाली थी। और आखिरकार उसकी ये चाल कामयाब हो जाती है क्योंकि अम्पारो को ऐसा करते हुए देखकर क्लैरा कमजोर पड़ जाती है और रोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर मनोलो लोला के शरीर में मौजूद क्लैरा को लेकर बालकनी से नीचे कूद जाता है और नीचे गिरते ही मनोलो वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लोला मनोलो के बॉडी के ऊपर गिरी थी, इसलिए उसकी जान बच जाती है और उसके शरीर से क्लैरा की स्पिरिट भी निकल जाती है, यानी कि यहाँ पर मनोलो ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अम्पारो अपनी पूरी फैमिली के साथ ये घर छोड़कर जा रही होती है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन्होंने लोन कैसे चुकाया? तो दरअसल मनोलो ने अपना पहले से ही इंश्योरेंस करवा के रखा था, जिसकी वजह से उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को इंश्योरेंस का ढेर सारा पैसा मिल जाता है, जिससे वो बैंक का लोन चुका देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अम्पारो अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला करती है और फिर वो सभी सही सलामत अपने गाँव चले जाते हैं। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि अभी भी मलासना 32 हाउस के अंदर वो चेयर हिल रही होती है, यानी कि अभी भी वहाँ पर क्लैरा की आत्मा एक नए बच्चे की तलाश में भटक रही है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मलासना 32 मूवी की कहानी, जो कि एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। अब बात करें इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ स्पेशल बातों के बारे में। पहले तो इस मूवी के जरिए एक ट्रांसजेंडर पर्सन की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों को दिखाया गया है। I mean 1970s के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी और इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। बहुत ही शर्मिंदगी भरी बात ये मानी जाती थी। आज के टाइम के अंदर भी चीजें काफी डेवलप हुई हैं, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते और ये एक कड़वी सच्चाई है। और ये जो कॉन्सेप्ट रखा गया है वो भी एक स्पिरिट के रूप में ये काफी ज्यादा यूनिक है। ऐसा हमें देखने के लिए काफी मूवीज के अंदर नहीं मिलता। और एक चीज और यहाँ दर्शाई गई है कि कैसे अधूरी इच्छाओं के बोझ तले दबे हुए एक ट्रांसजेंडर इंसान को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलती। ऊपर से इस मूवी का ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड होना, उनके ऊपर बेस्ड होना, ये शो करता है कि पहले के टाइम में फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। खैर अब मेरी जुबानी में आपको ये कहानी कैसे लगी, लाइक्स और कमेंट्स के जरिए जरूर बताना। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।